आप एक SIP बंद कर दो। आप अगर सेविंग्स कर रहे हो तो एक SIP बंद करके उससे प्रोटीन सप्लीमेंट्स खरीद लो, अपनी हेल्थ के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने लग जाओ। तो आगे चल के अगर आप वो SIP जो आपकी आगे टूटेगी हेल्थ की वजह से, वो नहीं टूटेगी, उससे बेनिफिट है। तो ये रैंडम चीज़ें होती है ना कि हमारा पैर गलत पड़ गया कहीं पे तो बैक पेन हो गया 6 महीने के लिए, या फिर आप नीचे से कई बार ऊपर उठ रहे थे तो एक नस खिंच गई बॉडी की तो उसकी वजह से बैक पेन हो गया, ये सब चीज़ें उससे डिमिनिश हो जाती है। वो अपनों को फिर प्रॉब्लम्स नहीं आती ऐसी इंजरीज में। वेट उठाने का नीड तो कभी भी पड़ सकता है आपको यार। मतलब मैं लड़कों को कहता हूँ कि शादी में अगर तुम्हारी ब्राइड एक्सपेक्ट कर रही है कि तुम उसको उठाओ एंड यू आर नॉट एबल टू डू दैट, तो दैट्स अ शेमफुल थिंग। यू शुड बी एबल टू लिफ्ट दैट मच अमाउंट ऑफ वेट। सेकंड पॉइंट आता है एंड्योरेंस का। अगर आप दुनिया भर का वेट उठा सकते हो बट अगर आप 5 किलोमीटर भाग नहीं सकते, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ फिटनेस? यू नो सम पीपल से कि यार आपका लीवर खराब होता है प्रोटीन खाने से, ये डब्बा क्यों खा रहा हो प्रोटीन का? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन? ऑल द मिथ्स which are there, please help us, and what is a good source of protein? And we'll start from घर के खाने से। and somebody से मैं तो वेज खाता हूँ। ओके, हमने बचपन में पढ़ा था प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। आई थिंक लोग भूल गए इतनी सी बात को, सब भूल गए। सो मैं पर्सनली फास्टिंग रिकमेंड नहीं करता हूँ काफ़ी लोगों को, क्योंकि आई हैव सीन लोग फास्टिंग के चक्कर में अपना प्रोटीन इंटेक बहुत कम कर देते हैं। सपोज अगर मैं किसी को बोलूँगा आपको 16 आवर्स फास्ट करना और 8 आवर्स, जो इंटरमीडिएट फास्टिंग का रेशियो मानते हैं लोग 16:8 वाला, कि आपको 8 आवर्स ही खाना खाना है। अभी 8 आवर्स के अंदर अगर मैं तुम्हें बोलूँगा 120 ग्राम प्रोटीन कवर करना है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि प्रोटीन बहुत ही आपको फुल फील करवाता है। तो मैं रिकमेंड नहीं करता फास्टिंग करना। दूसरा, फास्टिंग की वजह से काफ़ी लोग फास्टिंग में वर्कआउट करना चालू कर देते हैं, सुबह खाली पेट वर्कआउट। उसकी वजह से फटीग हो जाता है, कभी लोगों को चक्कर आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। तो इट्स बेटर आप कुछ खा लो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हो ना, वही मैटर करता है। अगर आप वो फास्टिंग से कम कर रहे हो या फिर अपने खाने से कम कर रहे हो, कोई उससे चेंज नहीं बनता। इट्स टोटली इक्वल। काफ़ी सारी स्टडीज़ ऐसा दिखा चुकी है कि अगर आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग से अपनी कैलोरीज कट करी या यूजुअली कैलोरीज कट करी, बट अपना खाना अपने दिन भर में 6-7 टाइम्स आपने थोड़ा बहुत खाया, आपके फैट लॉस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता उससे। व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज फिटनेस? क्या डिफरेंस है? मतलब फिटनेस फॉर व्हाट? Hello, welcome to another edition of This or That. I am Bhartendra Singh. This is a very special edition. It's special because I'm not going to talk about money. I'm going to talk about something which is more important than money. आप सोचोगे कि पैसे से ज़्यादा क्या important है? तो imagine a scenario where all the money, 1 crore, 2 crore, whatever you wanted to make, you have done it, and you want to live your life, but you don't have the energy to do anything. You're not able to climb the stairs. You're having trouble bending down, your joints have an issue, and that's not something that I'm imagining that happens, right? So we're going to talk about health, and health is wealth. It's a different segment, and to talk about it, we have a very special guest, Mr. Chirag Barjatya. He is an entrepreneur, a founder of PFC. PFC is Progressive Fitness Club, and the first rule of this club is you must talk about this club. So hi Chirag, thank you very much. Hi, it's nice to be here. So हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, और मैं ये सेगमेंट इसलिए भी करना चाहता था क्योंकि इंटरनेट पे इतनी सारी चीज़ है और हर बात की बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन है। तो हम स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। व्हाट इज़ हेल्थ, व्हाट इज़ फिटनेस? क्या डिफरेंस है? मतलब फिटनेस फॉर व्हाट? वहाँ से स्टार्ट कर। ठीक है। सब मुझसे ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो सब भी पूछते हैं कि फिटनेस क्या होती है, फिटनेस का डेफिनेशन क्या है। मेरा आंसर हमेशा सबके लिए सेम ही रहता है। आपने अगर ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, मेरा पहले भी किसी ने कंटेंट देखा होगा, तो फिटनेस का डेफिनेशन सबके लिए अलग है। अभी मेरे लिए, बीइंग अ न्यू पेरेंट, मेरे लिए ये फिटनेस है कि मैं अपने बच्चे के साथ नीचे बैठकर खेल सकता हूँ विदाउट एनी जॉइंट पेन, और मुझे उसको बार बार उठाने में बैक पेन नहीं होता। दैट इज़ अ फिटनेस फॉर मी। फॉर अ 60-year-old वुमन जिसको डेली मंदिर जाना है, मंदिर के स्टेयर्स क्लाइम करने विदाउट एनी फटीग, विदाउट ऐसा थकावा नहीं लगना चाहिए उनको, उनके लिए वो फिटनेस है। किसी IT एम्प्लॉय के लिए दिन भर बैठ के काम करना और फैट गेन नहीं करना, वो फिटनेस है। किसी बच्चे के लिए, किसी कॉलेज में जो बच्चा जाता है उसके लिए एब्स दिखाना क्योंकि उसको सबको अट्रैक्ट करना है, वो फिटनेस है। तो फिटनेस का डेफिनेशन सबके लिए अलग होता है, बट इन जनरल एक अच्छी हेल्थ वो होती है जहाँ पे आपका बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा नहीं है,
आप एक एक्टिव है, दिन भर आप एनर्जेटिक फील करते हैं, आपको अननेसेसरी डिप्रेसिव या एंग्जाइटी सिम्टम्स नहीं है, नहीं तो आपकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो सकती है वहाँ पे। प्लस आपके जो ब्लड मार्कर्स है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है, आपके लिवर की प्रोफाइल, किडनी का प्रोफाइल, वो सब रेंज में होना चाहिए। दैट इज़ अ गुड हेल्थ। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं कि अगर किसी को चेक करना है वो हेल्दी है तो किस तरह की बॉडी मार्कर्स उसको चेक करने चाहिए। मैं सबको ये बोलता हूँ कि आपको इसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं चाहिए। आप सिंपली जाओ किसी भी ऐप से, 1mg से, हेल्दियन से, फार्म इजी से, थायरो केयर से, यहाँ से जाके आप फुल बॉडी जो ब्लड टेस्ट होता है वो बुक करवा लो। लकीली आप बहुत लकी हो, आप इंडिया में रहते हो, बहुत सस्ते ब्लड टेस्ट होते हैं अपने यहाँ, और हमें उसके लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता। घर पे आके ब्लड सैंपल ले जाते हैं। अगर आप पूछोगे यूके में, यूएस में, कनाडा में लोगों से कि उनको कितना वेट करना पड़ता है 2-2 महीने एक ब्लड सैंपल देने के लिए, तो आपको लगेगा कि यार मैं तो हर हफ्ते करवा लूँ ये चीज़, और बहुत सस्ता है। लाइक 1600 to 1800 में पूरी बॉडी का टेस्ट हो जाता है, जिसके अंदर लिवर कैसा चल रहा है आपका, किडनी की क्या कंडीशन है, कोलेस्ट्रॉल कैसा है, आपकी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कैसा है, आपका डायबिटीज़ होने वाला है या नहीं होने वाला, ये सारी चीज़ें बेसिक आपको पता लग जाती है विद इन अ डे। इज इट पॉसिबल कि समबडी लुक्स रियली फिट, वेट भी नहीं है, फैट भी नहीं है, बट स्टिल इंटरनली माइंड नॉट बी हेल्दी? या हमें तो ऐसे केसेस सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वो बोलता है यार कुछ भी नहीं है मेरे को, मैं अच्छा खाता हूँ, घर का खाता हूँ, फिट हूँ, लीन हूँ, फिर ये मेरा कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ा हुआ है। तो वहाँ पे जेनेटिक्स का सबसे बड़ा रोल होता है कि अगर आपके जीन्स में ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ रहा है और आप फिर भी सोच रहे हो कि मैं एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, तो आपको फिर मेडिकेशन और डॉक्टर की हेल्प लगती है वहाँ पे। तो इसलिए दैट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। इसी फिटनेस के बैलेंस में हम 4-5 चीज़ें सुनते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, या एब्स, लुकिंग गुड, एस्थेटिक्स, या के कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, और और भी कोई पैरामीटर्स होंगे तो ये अ, अगर मैं फिटनेस की बात करूँ तो एक सबके बारे में आप मुझे बताइए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है? इज इट सेम एज लुकिंग गुड, बॉडी बिल्डिंग, या कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, इस सब के बारे में बताइए कि क्या क्या है। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेसिकली ये है कि यू शुड बी एबल टू लिफ्ट एटलीस्ट, आपका जितना बॉडी वेट है ना उतना वेट्स आप उठाना आपको आना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ स्क्वाट्स हो गया, डेड लिफ्ट हो गया, बेंच प्रेस हो गया, डंबल्स हो गए, फार्मर्स कैरी हो गया। इतना अगर आपको आता है तो आप एक अच्छी स्ट्रेंथ में आ चुके हो। जब ये 1.5x हो जाता है तो आप एक एडवांस लिफ्टर बन जाते हो। बट इतना बेसिक सबको आना चाहिए कि अगर आप स्टार्ट भी करोगे आज से वर्कआउट करना, आपने कभी टच नहीं करे वेट्स, तो भी विद इन अ ईयर, विद इन 18 मंथ्स के आसपास आप उतना वेट्स लिफ्ट कर पाओगे, एंड दैट इज़ अ गुड साइन। ये चीज़ें काम कहाँ आती है कि इससे जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो आपकी मसल्स, आपके जॉइंट्स सब स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो ये रैंडम चीज़ें होती है ना कि हमारा पैर गलत पड़ गया कहीं पे तो बैक पेन हो गया 6 महीने के लिए, या फिर आप नीचे से कई बार ऊपर उठ रहे थे तो एक नस खिंच गई बॉडी की तो उसकी वजह से बैक पेन हो गया, ये सब चीज़ें उससे डिमिनिश हो जाती है, वो अपनों को फिर प्रॉब्लम्स नहीं आती ऐसी इंजरीज में। और वेट उठाने का नीड तो कभी भी पड़ सकता है आपको यार। मतलब मैं लड़कों को कहता हूँ कि शादी में अगर तुम्हारी ब्राइड एक्सपेक्ट कर रही है कि तुम उसको उठाओ एंड यू आर नॉट एबल टू डू दैट, तो दैट्स अ शेमफुल थिंग, यू शुड बी एबल टू लिफ्ट दैट मच अमाउंट ऑफ वेट। सेकेंड पॉइंट आता है एंडोरेंस का। अगर आप दुनिया भर का वेट उठा सकते हो बट अगर आप 5 किलोमीटर भाग नहीं सकते, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ फिटनेस। अब भागना आपको कभी भी पड़ सकता है, किसी के पीछे भागना पड़ सकता है, कोई आपका पर्स चुरा के भाग रहा है उसके पीछे भागना पड़ सकता है। यू हैव टू रन विथ योर किड्स, यू हैव टू प्ले विथ पीपल। आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हो तो आपको उतना एंडोरेंस होना चाहिए बॉडी के अंदर। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ अगर आप लिफ्ट भी कर रहे हो साथ साथ प्लीज़, मतलब मैंने खुद ने ही मिस्टेक करी थी कि 4-5 साल तक मैं सिर्फ लिफ्ट कर रहा था, मैंने कभी रनिंग ऐड नहीं करा। रिसेंटली मैंने रनिंग ऐड करा, मैं हाईरॉक्स के लिए प्रेप कर रहा था, तो देन आई रियलाइज्ड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रनिंग करके आपको रियलाइज़ होता है कि आपका स्टेमिना कितना पीछे रह गया, मसल्स तो बन गई है। थर्ड चीज़ है कि फिटनेस शुड बी ओवरऑल, यू शुड बी एबल टू प्ले स्पोर्ट्स विदाउट गेटिंग टायर्ड। कि आप कभी वेकेशन पे गए दोस्तों के साथ और वो बोले कि चलो फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार मेरा तो पेन हो रहा है, मैं थक गया बहुत जल्दी। तो फिटनेस शुड बी ओवरऑल, यू शुड बी एबल टू रन बेटर, यू शुड बी एबल टू लिफ्ट बेटर, एंड आप जब ये दोनों चीज़ें करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो सब भी इंक्रीज हो जाती है। इसमें मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, अभी को कुछ टाइम से इतना फोकस नहीं हो पाया, बट
there was a time that I was really focused to it. Yeah. तो चैलेंज क्या होता है कि अगर आप वेट्स उठाएंगे तो आप भाग नहीं पाते हैं, Mhm. अगर भागने जाएंगे तो Yeah. अगले दिन वेट्स नहीं उठते हैं. तो ये बैलेंस कैसा होगा बिटवीन रनिंग, यस, या आपको चूज करना है या क्या, कैसे आप उसको प्लान करेंगे? इसका एक तरीका है सिंपल, अपनी प्रोग्रामिंग आपको ऐसे करनी पड़ेगी कि वीक में अगर आप 3 दिन भी वेट्स उठा रहे हो दैट इज़ गुड इनफ, और 3 दिन आप कार्डियो एक्टिविटीज़ को दे रहे हो दैट इज़ मोर देन गुड इनफ. वैसे WHO के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज पर वीक इज़ गुड फॉर यू, जो आपको दूसरी जो बीमारियाँ होती है, बीइंग सेडेंटरी रहने से जो बीमारियाँ होती है उससे दूर रखता है. तो ये 150 मिनट को अगर आप 30-30 मिनट भी ऐसे डिवाइड कर लोगे तो रोज का आपको रनिंग करने में, जैसे 5 किलोमीटर्स रनिंग करने में आपको 30 से 40 मिनट लगना चाहिए. रनिंग शुड नॉट बी फास्ट, आप मॉडरेट रनिंग भी कर सकते हो. नेक्स्ट डे आप वेट्स उठा सकते हो, यू कैन गो फॉर अ स्विमिंग और समथिंग, यू कैन प्ले अ स्पोर्ट और समथिंग. बट आई वुड एडवाइस कि कोई भी एक्टिविटी करो तो आपकी हार्ट रेट 150-170 टच होनी चाहिए थोड़े कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम. फिर आपका हार्ट रेट इंप्रूव होगा और उससे ओवरऑल फिटनेस इंप्रूव होगी. अच्छी हार्ट रेट नॉर्मल क्या होनी चाहिए हमारी? नॉर्मल हार्ट रेट एक्टिविटीज़ के टाइम आई एडवाइस कि जोन 3 जोन 4 तक जानी चाहिए, दैट इज़ लाइक 130 से 170. उसके ऊपर जोन 5 आ जाता है. जोन 5 काफ़ी स्ट्रेन डालता है, हर कोई उसको सस्टेन नहीं कर पाता, बट जोन 5 भी टच होना चाहिए कभी कभी आपके VO2 मैक्स को इम्प्रूव करने के लिए. और आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट 50 के अंडर होनी चाहिए. जब आप रेस्ट पे हो तो 50 के अंडर रहेगा तो दैट्स अ गुड साइन दैट यू आर बिकमिंग एन एथलीट. आपकी बॉडी बहुत अच्छे रेस्ट पे अपने आप को काम रखती है पूरा. ये वॉचेस और ये गैजेट वगैरह जो रिंग्स वगैरह आ रही हैं उसमें VO2 मैक्स होता है, आपने भी बोला. नेक्स्ट पे व्हाट इज VO2 मैक्स? VO2 मैक्स बेसिकली ये होता है कि आपकी बॉडी के पास कितना करेंसी है. ये समझ लो अगर आपकी बॉडी को कोई एक्टिविटी करनी है, उसको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, तो कितना ऑक्सीजन का करेंसी है बॉडी के पास, वो आपका VO2 मैक्स होता है. कि अगर वो कम हुआ, अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है बॉडी के पास इतना एक्टिविटी करने के लिए, तो आप जल्दी थक जाओगे. वहीं आपका VO2 मैक्स हाई है, इसका मतलब आपके बैंक में, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन स्टोर हो सकता है एट अ टाइम एंड यू वोंट गेट टायर्ड इजीली. तो with between the gym, running, you know, yoga, tai chi, पता नहीं क्या क्या करने थे. Yeah. If you're not professionally into this and let's say you're a busy professional, आपके पास टाइम है, say you have 30 to 45 minutes in a day, अब क्या सजेस्ट करोगे, उसे क्या करना चाहिए? 30 to 45 मिनट्स ही है तो मैं बोलूँगा यूट्यूब पे आज की तारीख में 10,000 से ज़्यादा वीडियोस हैं 30 मिनट्स हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के. वीक में 3 दिन तो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग मतलब वो बेसिकली आपके हार्ट रेट को ऊपर ले जाने वाली ट्रेनिंग होती है. कि एक मैं आपको बोलूँ स्क्वाट्स लगा लो, नॉर्मल 10 स्क्वाट्स लगा लो तो उससे आपकी मसल ट्रेन हो गई. वहीं मैं आपको बोलूँ ये जंप स्क्वाट्स लगाओ और फिर स्क्वाट्स के तुरंत बाद पुशअप्स लगाओ, तो वो हाई इंटेंसिटी हो गया, क्योंकि उसके अंदर आपके हार्ट रेट बहुत पीक होगी. मसल्स तो ट्रेन हुई ये साथ में, उसमें हार्ट रेट भी पीक होगी. तो मैं ऐसा एडवाइस करता हूँ कि देर आर टन्स ऑफ वीडियोस, कोई भी वीडियो जाके आपको सर्च करना है 30 मिनट हाई इंटेंसिटी होम ट्रेनिंग, वो प्ले करो, उसको यूँ कहीं फॉलो करो हफ्ते में 3 बार एटलीस्ट. और बाकी के दिन जस्ट फोकस ऑन द रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, कि फुल बॉडी वर्कआउट एट होम. उसमें वो वीडियोस में आपको दिख जाएगा कि वो आपको एक दिन लेग्स ट्रेन करवा रहे हैं, एक दिन अपर बॉडी करवा रहे हैं, दैट्स अबाउट इट. 30 to 40 मिनट्स एवरी डे वर्कआउट इज़ मोर देन इनफ. आराम से टीवी पे चला के आप कहीं पे भी कर सकते हो. अब तो फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है. प्रोटीन से स्टार्ट करते हैं. आई थिंक एवरीबॉडी नोस, ये सारे वीडियोस हैं कि आपको इट ग्राम पर बॉडी वेट, या वी कैन करेक्ट मी, व्हाट यू नीड टू टेक, वो तो सबको पता है. लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. पहली चीज़, लोग बोलते हैं कि हमें नॉनवेज नहीं खाना है तो वेज तो प्रोटीन मिलेगा नहीं. आप यू कैन करेक्ट ऑल माई मिथ्स एंड यू कैन करेक्ट मी. सेकेंडली, बहुत सारे लोग बोलते हैं, इनफैक्ट स्पोकन टू सम डॉक्टर्स और, किसने बोला आपको प्रोटीन खाना चाहिए, हु किस इतना प्रोटीन खाना है, ज़रूरत नहीं है प्रोटीन. तो प्रोटीन पे बात करते हैं. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, लाइक पीपल तो यू नो सम पीपल से कि यार आपका लीवर खराब होता है प्रोटीन खाने से, ये डब्बा क्यों खा रहा होगी प्रोटीन का, ठीक है. तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन, ऑल द मिथ्स which are there, please help us, and what is a good source of protein, and we'll start from घर के खाने से. And then somebody से मैं तो वेज खाता हूँ, and then why should somebody take whey protein? ओके, हमने बचपन में पढ़ा था प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी. आई थिंक लोग भूल गए इतनी सी बात को, सब भूल गए.
अभी जो गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट्स है, WHO का जो वर्ल्ड वाइड रिक्वायरमेंट्स है, वो बोलते हैं 0.8 ग्राम पर केजी के हिसाब से तो आपको प्रोटीन खाना ही चाहिए टू अवॉइड द माल न्यूट्रिशन एंड मसल्स का ब्रेक डाउन। कि आप इतना प्रोटीन, अगर मैं एज अ पॉलिटिशियन, एज अ गवर्नमेंट अथॉरिटी में किसी के लिए कोई स्कीम बना रहा हूँ कि इस बच्चों के लिए, इन ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के लिए मुझे इतना प्रोटीन देना है, तो मैं 0.8 के हिसाब से उनके लिए कैलकुलेशंस करूँगा, क्योंकि दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट द मिनिमम रिक्वायरमेंट। प्रॉब्लम ये है कि लोग इतना प्रोटीन भी नहीं खाते कि 0.8 ग्राम पर केजी भी नहीं खाते। अगर आप अपने दिन भर की नॉर्मल, एक वेजिटेरियन रूटीन समझाता हूँ मैं आपको। अगर उसने सुबह पोहा खाया, बेसिकली पोहा खाया, पोहा के साथ चाय ली होगी मुश्किल से, लंच में 2-3 रोटी खाई होगी, थोड़े से राइस खाए होंगे, थोड़ी सी दाल खाई होगी, सेम गोज़ इन द डिनर, और बीच में कुछ स्नैकिंग करी होगी अगेन विद द टी और समथिंग। तो इस डाइट के अंदर तो 30 ग्राम भी प्रोटीन पूरा नहीं हुआ। आपको एटलीस्ट बीइंग अ 70-80 केजी पर्सन 60 ग्राम्स तो खाना चाहिए। इसलिए हम इतना पीछे पड़े रहते हैं कि प्रोटीन अपना इंक्रीज़ करो, बट लोगों को लगता है कि ये सब प्रोटीन बेचने के पीछे लगे हुए हैं इसलिए बोलते हैं प्रोटीन इंक्रीज़ करो। अब ये प्रोटीन इंक्रीज़ करना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है आज की तारीख में, बीइंग अ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। बीइंग अ वेजिटेरियन, आजकल मार्केट में लो फैट पनीर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। किसी भी आप सिटी में रहते हो, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो पे आजकल सब जगह मिल गया है, ऑनलाइन आप मंगा सकते हो। अमूल तो बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है, लस्सी दे रहा है, बटर मिल्क दे रहा है, टोफू आप ऐड कर सकते हो। आप थोड़ा सा बेसन बढ़ा सकते हो, सोया चंक्स को पीस के आप अपनी रोटी के साथ मिक्स करके हाई प्रोटीन रोटी बना सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा उसके लिए। बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन, आप सिंपल एग वाइट्स भी ऐड करोगे अपने हर मील के साथ, चिकन ऐड करोगे तो भी आप इजीली, नहीं करते हुए 70-80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे इजीली हिट कर सकते हो। अब जब आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो या आप एथलीटिक एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 120-140 ग्राम्स के आसपास हो जाती है। तो वहाँ पे आप वे प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि एक स्कूप वे प्रोटीन से आपको 24 ग्राम्स के आसपास एक्स्ट्रा प्रोटीन मिलेगा। अगेन दिस ऑल डिपेंड्स, प्रोटीन इंटेक डिपेंड करता है कि आपकी किडनी का फंक्शनिंग कैसा है। अगर आपकी किडनी बिल्कुल हेल्दी है, सही चल रहा है, तो आप प्रोटीन बढ़ा सकते हो। अगर किडनी में कुछ प्रॉब्लम्स है तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, डॉक्टर आपको बताएगा कि आप प्रोटीन बढ़ा सकते हो या नहीं बढ़ा सकते। अब यहाँ पे वो जो आप सवाल बोल रहे हो, काफ़ी डॉक्टर मना कर देते हैं, या उनके मना करने का रीज़न ये है कि पहले के जो प्रोटीन आते थे मार्केट में, जो डब्बे में आते थे, उसमें एडल्ट्रेटेड प्रोटीन बहुत आते थे, हैवी मेटल्स बहुत होते थे और नकली प्रोटीन बहुत आते थे, और काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज थी जो स्टेरॉइड्स वगैरह मिला के दे देती थी। तो इसलिए डॉक्टर मना करते हैं, यार तुम ये प्रोटीन लोगे कुछ होगा, वापस मेरे पास ही आओगे कि आपने ही तो बोला था लेने को। तो डॉक्टर बोलते हैं तुम दूर ही रहो इन सब चीज़ों से, तुम घर के खाने से प्रोटीन पूरा कर लो। बट मैं यहाँ पे लोगों को सजेस्ट करता हूँ, आजकल मैं खुद भी काफ़ी इंडिपेंडेंट लैब टेस्टिंग करवाता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रखा है, यूट्यूब पे पोस्ट कर रखा है। प्लीज़ गो एंड बाय ऑथेंटिक ब्रांड्स। जो ब्रांड्स सिर्फ प्रोटीन बेच रही है, उसके अंदर और कुछ भी नहीं है, वो प्रोटीन आपके लिए कम्प्लीटली सेफ़ है, और आप आराम से 1-2 स्कूप दिन का ले सकते हो। आपके पेरेंट्स भी ले सकते हैं, प्रेग्नेंट मदर्स भी ले सकती है, लैक्टेटिंग मदर्स भी ले सकती है, लड़का लड़की बच्चे कोई भी ले सकते हैं। बस बच्चे से मेरा मतलब है टीनेजर्स, छोटे बच्चों को प्रोटीन देने का नीड नहीं है। प्रोटीन किसी के जेंडर के हिसाब से अलग भी नहीं आता। मार्केट में आपको बस देखने को मिलेगा ये फीमेल प्रोटीन है, ये मेल प्रोटीन है, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोटीन आप सिंपली एक ले लो, पूरी फैमिली उसी प्रोटीन को कंज्यूम कर सकती है। तो क्या हम नेचुरल फूड से कह सकते हैं 100 ग्राम प्रोटीन पॉसिबल है? 120 ग्राम प्रोटीन। हाँ, जैसा कि अभी मैंने डाइट बताया, आप सुबह अगर पोहा खा रहे हो, पोहा के साथ अगर आपने उसके ऊपर टोफू ग्रेट कर दिया, टोफू के पीसेस काट के डाल दिया 100 ग्राम, तो 20 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा हो गया। सेम अगर आप लंच खा रहे हो, 2 रोटी के साथ दाल खा रहे हो, तो आप अगर एक बोल योगर्ट ऐड कर दोगे तो 12 ग्राम्स प्रोटीन उससे आ जाएगा, दाल से कुछ 7-8 ग्राम प्रोटीन आ जाएगा। साथ में आप 30 ग्राम सोया चंक्स खा लो तो उससे 15 ग्राम्स प्रोटीन और आ जाएगा। वहीं आप डिनर में अगर सेम चीज़ करोगे, उसके साथ लो फैट पनीर 100 ग्राम्स खा लोगे, तो 25 ग्राम्स प्रोटीन वहाँ से आ जाएगा। तो बहुत ईजी है प्रोटीन पूरा करना। और जो लोग नॉनवेज खा सकते हैं, हाँ खा लेते हैं, उनको एक पे इंटरनेट पे आता है कि आपके जो चिकन है उसमें एंटीबायोटिक्स हैं, कैंसर हो जाएगा। अरे लोगों को लगता है कि बहुत आसान है ये सब चीज़ें करना, बट किसी पोल्ट्री वाले से कभी बात तो करो। एंटीबायोटिक्स बहुत महंगे होते हैं, वो इतने सस्ते नहीं होते। अब अपनों को लगता है ये स्टेरॉइड्स खिला रहे हैं चिकन को, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। चिकन को वो उतनी चीज़ें देते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट दवाई होती है, जिससे कि उनके बीच में बीमारियाँ ना फैले।
मगर वो आपके अंदर कोई रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर रही है और वो आपके अंदर डायरेक्टली नहीं आ रही है. डोंट वरी अबाउट इट. एक्स की भी मैं बात करना चाहता हूँ. जब मैं ऑफिस में एक्स लेके जाता हूँ, 5-6 एक्स देख के बोलते तुम मर जाए, क्या कर रहा है इतने एक्स कैसे खा रहा है, आई एम जस्ट एग वाइट्स. उसे तेरा पेट खराब हो जाएगा, कि गलती से तबीयत भी खराब हो जाती है कि तू एग खा रहा है जिससे मेरी तबीयत खराब होगी. तो व्हाट मैं इनको बोलता हूँ ऐसे जो भी लोग बोल रहे हैं पहले उनकी थाली देख के देखो कि वो क्या खा रहे हैं. फिर एग्स में कोई दिक्कत नहीं है यार, बट इट जस्ट कि होल एग्स बहुत ज़्यादा नहीं खाने चाहिए हमें. वो डिपेंड करता है क्योंकि हम साउथ एशियंस का प्रॉब्लम है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बाय डिफ़ॉल्ट जेनेटिक्स की वजह से ज़्यादा रहता है. अगर आप अननेसेसरी बहुत ज़्यादा योग खाओगे या बटर खाओगे या घी खाओगे, ऐसे सैचुरेटेड फैट आइटम्स खाओगे, तो आपका कोलेस्ट्रॉल और बढ़ सकता है. बट यहाँ पे एक किवेट ये है कि वो हर किसी के साथ नहीं होता. तो बेस्ट वे है कि आप पहले 2 होल एग्स खाओ, चेक करो अपना कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवा के कि कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा है. अगर वो नहीं बढ़ रहा बेस पे तो उसको 4 होल एग्स भी कर सकते हो आप. फिर एक बार और चेक करवा लो कि बढ़ रहा है. अगर बढ़ रहा है तो वापस कम कर दो. बट एग वाइट्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अ प्योर प्रोटीन. और अपनी वे प्रोटीन की बात की, तो वे प्रोटीन के आई थिंक 100 से ज़्यादा ब्रांड्स होंगे. तो हाउ डज समबडी गो अबाउट इट, एंड आई डोंट नो इफ यू कंफर्टेबल नेमिंग वन और टू. नहीं ब्रांड्स के, हाँ, या ब्रांड्स तो मैं टेस्ट करवाता ही रहता हूँ. अभी रिसेंट में हमने मैक्सन का टेस्ट करवाया था, मसल नेक्टर करवाया था, ट्रू बेसिक, ट्रू नेटिव, नेचुरल टिन करवाया था. मैं खुद भूल गया हूँ, वेल बींग का करवाया था. बहुत सारी ब्रांड्स करवाई थी, जिसमें से 1-2 ब्रांड फेल भी हो गई थी जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे डाल रखी है. इफ़ यू आर देयर कैन गो एंड चेक. बट इन जनरल या तो आप किसी से पूछ लो जो फिटनेस में है. बट मेरा एडवाइस ये रहता है कि कोई भी अननोन ब्रांड मत खरीदो. जिस ब्रांड का आपने नाम ही नहीं सुना, कभी आपने कभी देखा नहीं उसका ऐड, कभी कुछ नहीं देखा, तो वो ब्रांड कभी मत खरीदो, पहली चीज़. सेकंड, किसी भी ट्रेनर के थ्रू या किसी भी डाइटिशियन के थ्रू प्रोटीन मत खरीदो, क्योंकि वहाँ पे वो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली बात आ जाती है. तो कोई आपको ऐसा प्रोडक्ट चिपका देगा जिसमें उसका बहुत ज़्यादा कमीशन है और आपका नुकसान हो जाएगा उसमें. तो कोई आपको जिम का ट्रेनर बोल रहा है कि आप मेरे से प्रोटीन लो, मैं अच्छी क्वालिटी का दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है. आप ऑनलाइन खरीद सकते हो वेबसाइट से डायरेक्ट जाके. थर्ड, किसी भी शेडी शॉप से मत खरीदो. आपने एक लोकल स्ट्रीट पे शॉप देखी, वहाँ से मत खरीदो, मोस्ट प्रोबेबली नकली मिल जाएगा. फोर्थ, ऑनलाइन भी खरीद रहे हो तो डायरेक्ट वेबसाइट से लो. अवॉइड करो अमेजोन फ्लिपकार्ट से लेना, क्योंकि वहाँ पे कई बार सेलर्स ऐसे होते हैं हम रियलाइज़ नहीं करते कौन है सेलर, नया है पुराना है, वहाँ से नकली प्रोटीन आ जाता है. सो एक और क्वेश्चन है वे प्रोटीन पे. अपकमिंग इंडियन ब्रांड्स और या एडवर्टीजमेंट भी आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे इतने. तो and there are some really old 100-year-old Yeah. foreign brands which are there, which a lot of people are still consuming. So can we risk with the Indian brand? Are they like equivalent to the foreign brands? देखो, इंडियन ब्रांड्स में आई फुली ट्रस्ट अमूल, क्योंकि सालों का ट्रस्ट है, हम दूध पीते आ रहे हैं बचपन से अमूल का, आज तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है. इंडियन ब्रांड में आई ट्रस्ट अमूल. बाकी इंडियन ब्रांड्स जो वे की है ना, वो सब बाहर से ही मंगाती है. बाहर से आता है वो रॉ मटेरियल, उसको फिर यहाँ पे मिक्सिंग करते हैं, दे सेल इट टू यू. क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसा वे प्रोटीन बहुत कम कंपनीज बनाती है और उतना बल्क क्वांटिटीज़ में भी नहीं बनता. फिर भी मैं लोगों को ये एडवाइस करता हूँ, अगर आप ट्रस्ट करते हो इंडियन कंपनीज़ को, आप में है वो फीलिंग कि मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, तो इंडियन ब्रांड्स खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, देन गो फॉर ए फॉरेन ब्रांड. यहाँ पे ट्रस्ट की बात इसलिए क्योंकि प्लेसिबो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि मैंने इंडियन ब्रांड खरीदी, बट अगर मेरे दिमाग में है कि यार ये इंडियन ब्रांड हो सकता है, इसमें कुछ शेडीनेस हो सकती है और मुझे वे पीते ही कुछ भी हुआ, तो मेरा ब्लेम सबसे पहले जाएगा कि ये इस ब्रांड के अंदर प्रॉब्लम है. मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आ चुके जो प्रोटीन पीते ही अगले दिन बोलते बुखार आ गया, कि आपने बोला था प्रोटीन पीने को और मेरे को फीवर आ गया. मैंने कहा प्रोटीन और फीवर का कोई रिलेशन नहीं है, बट अगर आपको वहम है कि प्रोटीन पीने से हुआ है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है. Before we move on, मैं बोल दिया for people who are really doubt about होता क्या है, what is whey protein? वे यार, जब हम पनीर बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं घर पे, पनीर फाड़ा होगा आपने कभी विनेगर या लेमन डाल के, तो पनीर निकल जाता है सॉलिड. उसके बाद जो पानी बचता है दैट इज़ अ वे प्रोटीन. अब उस पानी को कमर्शियली दे ड्राई इट आउट, तो ड्राई करने के बाद बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पीसेस बचते हैं, दैट इज़ अ मिल्क सॉलिड. वो मिल्क सॉलिड में से वे एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो आपको देते हैं. कुछ और केमिकल नहीं होता, इट्स अ सिंपली प्रोसेसिंग पार्ट ऑफ इट. And we do it just because हमको concentrated quantities में चाहिए होता है. वी डू इट बिकॉज वे प्रोटीन में सिर्फ प्रोटीन होता है, उसके अंदर बहुत
फैट और कार्ब्स पूरी तरीके से निकल जाता है, बहुत मिनिमम अमाउंट 1-2 ग्राम्स ही रहता है और सिर्फ प्योर प्रोटीन होता है। तो वे प्रोटीन लेने का फ़ायदा ये है कि एक स्कूप के अंदर, 1 स्कूप के अंदर, जो पैकेट के अंदर एक स्कूप आता है 30-35 ग्राम्स का, उसके अंदर आपको 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है अराउंड 125 कैलोरीज में। इफ़ यू कंपेयर दिस टू टोफू, मैं अगर वेजिटेरियन बात करूँ तो टोफू में 15 से 18 ग्राम प्रोटीन मिलेगा आपको, कुछ 180 कुछ कैलोरीज में। वहीं पनीर से कंपेयर करूँ, अगर नॉर्मल पनीर से कंपेयर करूँ तो कुछ नॉर्मल पनीर अगर आप खा रहे हो तो 18 ग्राम्स आपको प्रोटीन मिलेगा, कुछ 280 कैलोरीज में। लो फैट पनीर खाओगे तो उसके अंदर भी 180 कुछ कैलोरीज रहती है 25 ग्राम्स प्रोटीन के लिए। सो स्कूप से ये होता है कि इट्स द लीनेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। फिर नेक्स्ट आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। उसमें ये मेरे को इस तरीके से पूछना होगा कि अगर हम जितने भी रिकमेंडेशन है सब लेना चाहे तो उसमें मुझे 10-12 टैबलेट्स लेनी पड़ेंगी, अशुदा शिलाजीत, और फिर एंटी वो आप बोलते हैं क्या प्रीबायोटिक, और फिर आपके मल्टीविटामिन, जिंक, मतलब उसके बारे में। उसमें 2 क्वेश्चन है। पहले तो व्हाट इज द मोस्ट रिलेवेंट थिंग दैट वी टेक, एंड सेकेंडली पीपल से आप ले रहे हो लेकिन अब्जॉर्प्शन तो हो नहीं रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं है उसको लेने का। तो मैं किसी को एडवाइस नहीं करता मल्टीविटामिन लेने के लिए, और स्पेशली अश्वगंधा शिलाजीत तो मैं कम्प्लीटली मना कर देता हूँ। हर्ब्स तो हमें लेनी ही नहीं है किसी भी कंडीशन में, उस पर अभी हम बाद में आएंगे कि क्यों नहीं लेनी चाहिए। भैया मल्टीविटामिन की बात करते हैं, माइक्रोस की। अगर आपकी डाइट में इनफ वेजिटेबल्स की वैरायटीज़ है, आप दिन भर खाते हो सब्जी, हरी सब्जियाँ खाते हो, आप 1-2 फ्रूट्स लेते हो, आप रोटी खा रहे हो, आप राइस खा रहे हो, आप दाल खा रहे हो, तो आपको अलग से मल्टीविटामिन लेने का नीड नहीं है, क्योंकि आपकी डाइट पूरी तरीके से वैरायटीज़ ऑफ फूड से आ रही है और इन सब के अंदर हमें उतने माइक्रोज मिल जाते हैं। कई बार लोग ये गलती करते हैं कि उनको लगता है मैं एडिशनल फूड खा के अपने माइक्रोज पूरे कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम किसी को बोलेंगे कोकोनट वाटर पीना है आपको, उसमें पोटेशियम अच्छा होता है, तो लोग बोलेंगे मैं 2-3 नारियल पानी डेली के पीने लग जाऊंगा कि सुबह भी पी रहा हूँ, शाम को भी पी रहा हूँ, तो फिर वो पोटेशियम से आपको टॉक्सिसिटी होने लगेगी, उससे किडनी ख़राब हो जाएगी आपकी। सेम गोज़ विद बनाना कि ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना है हमें। बट अगर आपकी डाइट में सब वैरायटीज़ है जो कि सबकी डाइट में होनी चाहिए, तो आपको मल्टीविटामिन का कुछ नीड नहीं है। एंड ऑल द अदर थिंग्स उसके अलावा कोई। सो हमारा वे प्रोटीन, एक प्रोटीन हो गया हमारा। प्रोटीन भी क्योंकि देन वे प्रोटीन। प्रोटीन भी इसलिए क्योंकि आप नेचुरल फूड इतना नहीं खा पा रहे हो। अगर आप खा पा रहे हो तो क्या ज़रूरत है प्रोटीन की भी। और बहुत सारे लोग जो एक्सरसाइज करते हैं वो क्रिएटिन लेते हैं। या सो क्रिएटिन आपका पावर आउटपुट बढ़ाता है 5-7% की। आप क्रिएटिन लेने लगते हो तो सपोज आप 25 किलो उठा पा रहे थे, उससे 8 रैप्स कर पा रहे थे, तो आप 9-10 रैप्स कर पाओगे आप उससे। थोड़ा सा पावर आउटपुट बढ़ता है और पावर आउटपुट बढ़ने से आपकी मसल ग्रोथ में हेल्प होती है। बट क्रिएटिन अब तक का सबसे रिसर्च्ड और सेफ सप्लीमेंट है। क्रिएटिन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आप डेली 3-5 ग्राम्स ले लोगे तो बेनिफिट ही है उसका। आजकल ओल्डर पॉपुलेशन को भी रिकमेंड करते हैं क्रिएटिन लेने के लिए, क्योंकि उससे उनका ओवरऑल जॉइंट हेल्थ, मसल हेल्थ अच्छी रहती है। तो क्रिएटिन आप ले सकते हो, बट इट्स नॉट अ नेसेसरी सप्लीमेंट। अगर नहीं भी लेना तो डजंट मैटर। तो अब नेक्स्ट हम कार्ब्स की बात करते हैं। एक तो सेक्शन है वो बोलता है कि ये तो बेकार है, लेना ही नहीं चाहिए, इसका बंद कर दो कार्ब्स, राइट। फिर एक सेक्शन बोलता है राइस मत खाओ, बीट मत खाओ, जवार खाओ। तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है। तो कार्ब्स कितना होना चाहिए और क्या करना चाहिए? वीट और राइस से कुछ फर्क पड़ता है? राइस में भी बोलते हैं लोग पॉलिश राइस मत खाओ। या कार्ब्स का क्या? नहीं, कार्ब्स को हमने एनिमी इसलिए बना रखा है क्योंकि कार्ब्स से जो खाना बनता है, जैसे कि समोसे, केक्स, ये सब कार्ब्स ज़्यादा होते हैं इसमें। तो लोगों को लगता है कि नॉर्मल कार्ब्स भी आपके लिए हार्मफुल है, बट ऐसा नहीं है। अगर कार्ब्स आ रहा है फ्रूट से, होल ग्रेन से, जैसे कि हो गया राइस, हो गया ये गेहूँ, हो गया दालों से आ रहा है, या फिर सब्जियों से जैसे पटेटोज वगैरह से आ रहा है, तो कार्ब्स आपके लिए बहुत हेल्दी है। इनफैक्ट WHO भी ये रिकमेंड करता है अगर आपको डायबिटीज़ भी है तो भी कार्ब्स आपको इन्हीं सोर्सेज से खाना चाहिए। तो कार्ब्स में प्रॉब्लम नहीं है। कार्ब्स आप किस फॉर्म में खाते हो उससे दिक्कत है। तो अगर आप समोसा खा रहे हो और फिर कार्ब्स को ब्लेम कर रहे हो तो गलती कार्ब्स की नहीं है वहाँ पे। तो बिटवीन राइस एंड व्हीट कुछ है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको व्हीट अच्छे से डाइजेस्ट होता है, डिपेंड्स कि आपके दादा नाना क्या खाते हुए आ रहे थे, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है। कुछ जैसे साउथ के लोग राइस इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं, हम राजस्थान से हैं, हमें व्हीट थोड़ा सा इजीली डाइजेस्ट होता है।
तो कैन ईट एनीथिंग। बट अगर आपको ग्लूटन से प्रॉब्लम है, ग्लूटन से ब्लोटिंग होती है, तो फिर वीट अवॉइड करके आपको राइस खाना पड़ेगा या फिर ग्लूटन फ्री ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। राइस में भी पॉलिश ब्राउन ऐसा क्या कुछ rice? नहीं नहीं, वाइट बासमती राइस परफेक्ट है। अगर आप लोकल महाराष्ट्रियन खाते हो तो इंद्रायणी राइस, कोलम राइस खा सकते हो। नहीं तो बासमती राइस में कोई दिक्कत नहीं है। ब्राउन राइस अगर आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फाइबर बढ़ाना है अपनी डाइट में, तो बस आप ब्राउन राइस यूज़ कर सकते हो। एक कॉस्ट एंगल थोड़ा बात करना चाहता हूँ Yeah. यहाँ पे। अगर हम ये सो रिकमेंडेड प्रोटीन है या say 100 gram अगर मैं खा रहा हूँ as per my body weight and then eating fruits and then I'm eating या right amount, so मुझे ऐसा लगता है कि it's a substantial cost या क्योंकि हम जो खाना खाते हैं सॉरी टू से बट पेजेंट फूड है, सिर्फ राइस थाली भर के खा लेता फिर से दाल डाल के और बोलते अच्छा खाना खा रहे हैं। अच्छा खाना खाएंगे तो महंगा है। या अभी आप फाइनेंस से हो, आप मैं लोगों को एक सिंपल से एडवाइस करता हूँ। ये ट्वीट मेरा वायरल भी गया था कि आप एक एसआईपी बंद कर दो। आप अगर सेविंग्स कर रहे हो तो एक एसआईपी बंद करके उससे प्रोटीन सप्लीमेंट्स खरीद लो, अपनी हेल्थ के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने लग जाओ। तो आगे चल के अगर आप वो एसआईपी जो आपकी आगे टूटेगी हेल्थ की वजह से, वो नहीं टूटेगी उससे बेनिफिट है। देखो, हेल्दी खाना एक्सपेंसिव हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा फैंसी फूड आइटम्स में जाते हो तो, बट अगर आपका प्रोटीन इंटेक सोया चंक्स नॉर्मल अंडे से हो रहा है, नॉर्मल चिकन से हो रहा है, टोफू से हो रहा है, ये सब चीप फूड आइटम्स है, ये इतने एक्सपेंसिव नहीं होते कि आपको दाल राइस। सोया चंक्स तो 40 रुपये केजी मिल जाता है राशन की शॉप्स पे। तो यू जस्ट हैव टू बी, बट अगर आपको चाहिए कि यार मेरी फूड में तो अवाकाडोज भी होना चाहिए, मैं फिर चिया सीड्स भी उस पर डाल के खाऊंगा, तरह तरह की स्मूदीज़ भी पीनी है आपको, तो वो तो फिर एक्सपेंसिव होगा। Before we move to the next segment, food तो एक समरी करते हैं। या बेस्ट प्रोटीन सोर्स वेज नॉन वेज। मेरे लिए बेस्ट प्रोटीन सोर्स वेज में टोफू रहेगा और दूसरा लो फैट पनीर। नॉन वेज में एग वाइट्स और चिकन। बेस्ट कार्ब सोर्स। वाइट राइस, बासमती वाइट राइस और दाल। और फैट तो थोड़ा बहुत लेना है उसके लिए ऑयल वगैरह। ऑलिव ऑयल बेस्ट। अभी हाँ, टाटा ने भी लॉन्च कर दिया अब तो ऑलिव ऑयल इंडिया में, टाटा संपन्न या किसी का तो आता है ऑलिव ऑयल, बेस्ट ऑलिव ऑयल। एंड एनी मस्ट सप्लीमेंट दैट यू शुड टेक इफ यू आर वर्किंग आउट इंटेंसिटी के साथ में, तो एक दो सप्लीमेंट क्या होने चाहिए? यार आई डोंट रिकमेंड नाइदर आई टेक दो सप्लीमेंट्स, बट अगर आप बहुत ज़्यादा स्वेट करते हो, आपको बहुत ज़्यादा ही पसीने आते हैं, तो थोड़ा सा आप सॉल्ट इनटेक बढ़ा सकते हो, अपना इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हो, मैग्नीशियम और जिंक ले सकते हो, बट अदर देन दैट कोई भी सप्लीमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं। हाँ, वे आप ले सकते हो अगर प्रोटीन आप नॉर्मल फूड से नहीं कर पा रहे हो, और क्रिएटिन आप ट्राई करके देख सकते हो, उससे आपको बेनिफिट मिलता है। तो क्रिएटिन बहुत सस्ता सप्लीमेंट भी आता है, 300-400 रुपये का डब्बा आएगा, ट्राई करके देख लो। इन केस फिर बंद करके देख लो, उससे आपको जो बेनिफिट मिले तो वापस रिवर्स हो रहे क्या, अगेन स्टार्ट करके देख लो। सो सिंपल थिंग। डाइट की बात करते हैं। Yeah. सो मेनी डाइट्स ऑन इंटरनेट लाइक या कीटो डाइट, इज डाइट। इसमें से एक डाइट है, वो डाइट एसेस नहीं है, I mean way to reduce your calories, that is intermittent fasting, Yeah. and it's becoming very popular also. So what is your view on it? And is it like harmful? Some people say नहीं आप ऐसा बंद कर दो, like some people I talk to say मैं खाना नहीं खाऊंगा तबीयत खराब। या सो मैं पर्सनली फास्टिंग रिकमेंड नहीं करता हूँ काफ़ी लोगों को, क्योंकि आई हैव सीन लोग फास्टिंग के चक्कर में अपना प्रोटीन इंटेक बहुत कम कर देते हैं। सपोज़ अगर मैं किसी को बोलूँगा आपको 16 आवर्स फास्ट करना है और 8 आवर्स, जो इंटरमीडियंट फास्टिंग का रेशियो मानते हैं लोग 16:8 वाला, कि आपको 8 आवर्स ही खाना खाना है। अभी 8 आवर्स के अंदर अगर मैं तुम्हें बोलूँगा 120 ग्राम प्रोटीन कवर करना है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि प्रोटीन बहुत ही आपको फुल फील करवाता है। तो मैं रिकमेंड नहीं करता फास्टिंग करना। दूसरा, फास्टिंग की वजह से काफ़ी लोग फास्टिंग में वर्कआउट करना चालू कर देते हैं, सुबह खाली पेट वर्कआउट। उसकी वजह से फटीग हो जाता है, कभी लोगों को चक्कर आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। तो इट्स बेटर आप कुछ खा लो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हो ना, वही मैटर करता है। अगर आप वो फास्टिंग से कम कर रहे हो या फिर अपने खाने से कम कर रहे हो, कोई उससे चेंज नहीं बनता। इट्स टोटली इक्वल। काफ़ी सारी स्टडीज़ ऐसा दिखा चुकी है कि अगर आपने इंटरमीडिएंट फास्टिंग से अपनी कैलोरीज कट करी या यूजुअली कैलोरीज कट करी, बट अपना खाना आपने दिन भर में 6-7 टाइम्स आपने थोड़ा बहुत खाया, आपके फैट लॉस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता उससे। There is a book called Circadian Rhythm, उसमें बोलते हैं कि आपको रात को नहीं खाओगे तो आपको नींद अच्छी आएगी, आपका वो सीन ऐसा है। देखो, मैं भी बोल दूंगा ब्लैंकेट एडवाइस, इंटरनेट पॉडकास्ट पे हूँ कि रात को मत खाओ,
बट यार जो नाइट शिफ्ट कर रहा है अभी उसका क्या होगा, वो बोलेगा मेरी तो हेल्थ फिर हो गई ख़राब। या फिर कोई, चलो मैं पुणे की बात करता हूँ, 7 बजे ऑफिस ख़त्म हुआ, ट्रैफिक की वजह से मैं घर ही 9 बजे पहुँच रहा हूँ, तो मेरा तो डिनर 9:30 ही होगा ना। मैं क्या करूँगा, अपने शाम का खाना सुबह तो पैक करवा के लाने से रहा। तो लोग ये प्रैक्टिकलिटी समझते ही नहीं है। ये सब चीज़ें सब सेकेंडरी हो जाती है। अगर आप एक बहुत ही वैसी लाइफ जीते हो कि जहाँ आप शाम को 4 बजे घर आ गए, तो खा लो 6-7 बजे आप डिनर, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपकी लाइफ ही वो अलाउ नहीं करती है, तो फर्स्ट एडवाइस ये होती है कि अपना कैलोरी इंटेक पे ध्यान दो। रात का खाना इतना हैवी मत करो जिससे कि आपको स्लीप के टाइम एसिडिक या ऐसा फील हो कि बहुत ज़्यादा हैवी खा लिया। और इन जनरल अपना टोटल कैलोरी इंटेक उतना मत बढ़ाओ जितना आपका गोल, क्या मतलब अगर आपका गोल है फैट लॉस करना तो कैलोरी इंटेक कम रखो, और आपका गोल है वेट बढ़ाना तो थोड़ा सा ज़्यादा रखो, बट ओवर स्टफ मत करो खुद को। तो आपके अकॉर्डिंग कोई वन बेस्ट डाइट नहीं नहीं, कुछ भी डाइट नहीं है। ये डाइट को लोगों ने रिलीजन बना दिया है। उन कीटो फॉलोअर्स अलग होते हैं, कार्निवर्स अलग होते हैं। है? एक एनिमल्स के लिए भी बोलते हैं, स्पेशली जब सिर्फ मीट खाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो सबसे अच्छी डाइट है WHO और जो अलग गाइडलाइंस है वो मेडिटेरियन डाइट है। एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फैट होना चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, वेजीज होनी चाहिए आपकी डाइट में, सफिशिएंट अमाउंट 30 to 40% कैलोरीज प्रोटीन से आनी चाहिए, और सफिशिएंट कार्ब्स भी होना चाहिए। शुगर एंड सॉल्ट लोग बंद कर देते हैं पूरा। नहीं नहीं, सॉल्ट कभी बंद मत करना, नहीं तो किडनी खराब हो जाएगी। सॉल्ट अगर आपने कट कर दिया डाइट से रैंडमली विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर, तो किडनी सही में ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इम्बैलेंस हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स का। और शुगर आप बंद कर सकते हो, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस। शुगर खाने से हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है, बट अगर आप 1-2 चम्मच शक्कर खा भी रहे हो दिन की, तो उससे कोई नुकसान भी नहीं है। ब्रेन फॉग करके एक बहुत चलता है कि Yeah. आप बिकॉज आप बहुत खाना खाते हो, लेट खाना खाते हो, so ब्रेन फॉग हो जाता है। और आप अगर फास्टिंग करते हो तो इज इट अ रियल थिंग? नहीं नहीं, इट्स ऑल वो वो ऐसा सीन है कि मेरे को ऐसा फील हुआ तो मैंने लोगों को बताना चालू कर दिया, यार मुझे ऐसा लगा तुम भी करो। बट इट्स नॉट सेम विथ एवरीवन। काफ़ी लोग ऐसा है जिनको खाना नहीं मिलेगा तो वो फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपल। एक बंदा सुबह 10 बजे उसकी सेल्स जॉब है, फील्ड सेल्स की, जो उसको डोर टू डोर जाना है सामान बेचने। मैं उसको बोलूँगा यार सुबह तुम फास्टिंग करो और डायरेक्ट लंच खाना, तो उससे काम नहीं हो पाएगा उस स्पीड से। इसलिए उसको हैवी ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है। वही एक बंदा है जो दिन भर सेडेंटरी रहता है, कि वो अपने लंच के टाइम भी ऑफिस में बैठा ही रहता है, उसको उठने का भी टाइम नहीं मिलता, तो उसको मैं बोलूँगा हैवी लंच मत करो, शाम को आप हैवी डिनर कर लेना, बट जब तक आप थोड़ा एक्टिविटीज़ कर पाओगे, वॉक पे जा पाओगे, बट हैवी लंच मत करो। नहीं तो क्या होगा, इतना खाना खाने के बाद आपको स्लम फील होगा, यू विल फील स्लीपी। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल रूटीन। तो फूड हो गया, डाइट हो गया, लेट्स मूव टू मूवमेंट मीनिंग एक्सरसाइज। या स्ट्रेंथनिंग एंड कार्डियो, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। स्ट्रेंथनिंग में क्या क्या एक्सरसाइज है, व्हाट आर एक्सरसाइजेस दैट आर कॉल्ड स्ट्रेंथनिंग, या एंड उसका क्या एडवांटेजेस हैं? सो आपके जो बेसिक बॉडी के मूवमेंट्स है, सपोज नीचे कोई चीज़ गिरती है तो मैं जब उसको उठाता हूँ तो मैं बेसिकली स्क्वाट कर रहा हूँ और डेडलिफ्ट भी कर रहा हूँ, तो वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई कि जिम में जाके मैं सेम रिपीटेटिव मूवमेंट कर रहा हूँ तो मैं उसमें स्ट्रांग होता जा रहा हूँ। सेम वे में अगर मैं लेटा हूँ और मैं कोई चीज़ उठा रहा हूँ, सपोज आप एक सिचुएशन इमेजिन करो कि आप गाड़ी में फंस गए हो, नीचे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आपको गाड़ी ऐसे लिफ्ट करनी है, सो दैट इज़ अ बेंच प्रेस मूवमेंट। लोग बोलते हैं ऐसी मूवमेंट में आप स्ट्रांग हो जाओगे, तो आप ऐसे कहीं फंसोगे, कहीं गिरोगे, कोई पत्थर आपके ऊपर आ गया तो आप हटा सकते हो उसको। तो ये सारे मूवमेंट्स है जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। शोल्डर प्रेस हो गया शोल्डर्स को स्ट्रेंथ करने के लिए, बाइसेप्स हो गया बाइसेप्स को स्ट्रेंथ करने के लिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मेन मोटिव आपकी मसल्स ग्रोथ है, दूसरा आपकी जॉइंट्स को स्ट्रेंथ करना है। उससे आपकी जॉइंट्स भी काफ़ी पावरफुल होते जाते हैं। उनमें जो लेटर एज में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, नी पेन का, हिप मोबिलिटी का, शोल्डर पेन का, वो सब डिमिनिश हो जाता है उससे। एक और चीज़, बहुत फनी चीज़, लोग बोलते हैं कि मेरे को बॉडी नहीं बनानी है, जैसे बहुत इजी हो बॉडी बनाना। मैं जिम में जाऊंगा तो ये जब जिम जाना है, इट्स नॉट फॉर जस्ट बॉडी बिल्डिंग, बेसिकली स्ट्रेंथनिंग है। एंड आप उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो say 30s and 40s नहीं, नहीं मेरे पास क्लाइंट्स आके बोलते हैं अरे हमें वैसा बॉडी बिल्डर नहीं बनना। मैंने कहा बन कौन रहा है? इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो वैसे भी ड्रग्स लेके, जो आप बॉडी बिल्डर्स देखते हो वो सब ड्रग्स लेके बॉडीज बना रहे हैं। वो मतलब मैं खुद 3-4 साल से कंसिस्टेंट वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मैं खुद उतना मसल मास पुट ऑन नहीं कर पाया। इतना ईजी नहीं है ये सब। मगर आपको जिम जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे आपकी जॉइंट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो
जब आप 60 के बाद जब आपका मसल मास कम होने लगेगा, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होने लगेंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि यार सही टाइम में वर्कआउट कर लिया था, अब मेरा बुढ़ापा अच्छे से निकल रहा है। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताएं जो लोग घर पे कर सकते हैं। आप पुशअप्स कर सकते हो, अगर पुशअप्स नहीं आते तो आप वॉल पुशअप्स कर सकते हो, स्क्वाट्स आप कर सकते हो, स्क्वाट्स करने में दिक्कत आ रही है तो चेयर स्क्वाट्स कर सकते हो, लंजेस कर सकते हो, बेसिक आप क्रंचेस कर सकते हो, वॉकिंग लंजेस कर सकते हो। शोल्डर्स के लिए अगर आपके पास डंबल्स नहीं है तो बेसिक 1 kg का बॉटल पकड़ के भी आप शोल्डर प्रेस कर सकते हो, बाइसेप का मूवमेंट कर सकते हो, ट्राइसेप का मूवमेंट कर सकते हो, ये सब घर में आराम से हो सकता है। ये प्रैक्टिकल है, घर में मूड नहीं आता है करने का। बस यही प्रॉब्लम है यार, घर में मूड नहीं आता, वो मूड तो उसका मैं कैसे बोलूँ कि मूड कैसे बना सकता है। हाँ, दैट इज़ अ टोटल कंसर्न है, सबके साथ ही कंसर्न होता है। इस कंसर्न को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप एक फिक्स रूटीन बना लो कि चाहे कैसा भी मूड हो मेरा, मुझे तो वर्कआउट करना ही है। सेकंड, गेट अ ऑनलाइन कोच। आप कहीं से भी ऑनलाइन कोच ले सकते हो जो आपको डेली सेम टाइम पे आके वर्कआउट करवाएगा वीडियो कॉल पे। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अलावा जो कार्डियो है उसके हाँ, लिए क्या कर सकते हैं? कार्डियो के लिए बेस्ट है, अगर आप वॉक करते हो तो स्टार्ट डूइंग फास्ट वॉक्स, उससे आपका हार्ट रेट थोड़ा सा ऊपर जाएगा। और अगर फास्ट वॉकिंग आपके लिए बहुत ईजी हो चुका है, स्टार्ट रनिंग, दैट इज़ द बेस्ट वे। घर में अगर करना है आपको, जैसे बाहर बारिश हो रही है, कीचड़ हो रहा है, आप जा नहीं सकते, आपको कुत्तों से डर लगता है, हमारे इंडिया की प्रॉब्लम है कि बाहर रनिंग करते तो कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं या फिर गोबर में पैर पड़ जाता है, तो बेस्ट है स्किपिंग कर सकते हो तो घर में कर लो, पुट ऑन यूट्यूब पे कुछ डांस लगा लो, डांस कर लो, जस्ट रेज योर हार्ट रेट। सो रनिंग की मैं बात करना चाहता हूँ। हमको किसी ने भेजा था कि पूछिए कि जो रनिंग करना चाहते हैं बिटवीन द लॉन्ग रन एंड द स्प्रिंट्स लिए क्या चूज करना चाहिए। लॉन्ग रन, कोई दिक्कत नहीं लॉन्ग रन करने में, क्योंकि उसमें आपका हार्ट रेट काफ़ी टाइम तक कंसिस्टेंट ऊपर रहेगा। बट बीच बीच में आप स्प्रिंट्स भी कर सकते हो, अपने बॉडी को एक तरीके से एकदम से पीक पे लेके आके फिर लोअर लाने के लिए। तो रन करने के भी मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे रन करने का एक मॉड्यूल है कि आप सिंपली लॉन्ग रन कर रहे हो मैराथन की जैसे, 5-10 किलोमीटर्स आप सिंपली एक ही स्पीड पे करते जा रहे हो। स्प्रिंट्स के मॉड्यूल से होते हैं कि आपने स्प्रिंट करा, फिर आप स्लो डाउन हो गए थोड़ी देर के, फिर वापस स्प्रिंट करा, फिर स्लो डाउन हो गए। इसका एक और वेरिएशन होता है कि 400 मीटर्स के लिए आप फास्ट भागे, 400 मीटर्स आप स्लो भागे, फिर 400 मीटर्स फास्ट करें। तो वॉट एवर इज़ कम्फर्टेबल फॉर यू टू स्टार्ट विथ। अगर ये वीडियो कोई देख रहा है जिसने अभी रनिंग बिल्कुल भी नहीं करा है, उनको मैं एडवाइस करूँगा फॉर नाउ स्टार्ट विथ 1-2 किलोमीटर्स ऑफ लॉन्ग रन, क्योंकि आपके लिए 2 किलोमीटर भी बहुत लंबा हो जाएगा, यू विल फील लाइक एग्जॉस्टेड कि 2 किलोमीटर कैसे भागना है। उसके बाद इवेंचुअली गेट इनटू इट, आपको रनिंग कैसा अच्छा लग रहा है, आपको स्प्रिंट्स करना पसंद है तो ट्राई डूइंग स्प्रिंट्स। रनिंग जैसे आपने बोला, सपोज किसी ने रनिंग करी नहीं या कर भी रहा है नाउ लाइक देयर इन द अर्ली 40s या लेट Yeah. 30s, हाउ डू दे इंक्रीज योर एंड्योरेंस। बाय डूइंग इट अगेन एंड अगेन, दैट इज़ द ओनली वे। या अगर आप आज रनिंग करते हो, आप सिर्फ 200 मीटर ही भागा गया, तो कल 210 ट्राई करो, फिर 220 ट्राई करो, दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। Personally speaking, the way someone is in their 20s and 80s while running or lifting weights, and the recovery period versus how they feel in their late 30s or 40s is very different. आप बोल रहे हो कि बस करते रहो या और कुछ तरीका भी हो? और क्या मतलब, मैं चाहूँ तो अभी यहाँ पे ना फैंसी वर्ड्स यूज़ करके आपको बता सकता हूँ कि ये तरीका है, आपको ऐसा करना है, ये सप्लीमेंट लेना है, इससे आपका रनिंग इम्प्रूव हो जाएगा। बट चाहे वो रनिंग हो, चाहे वेट लिफ्टिंग हो, कुछ भी हो, जब तक आप वो एक्टिविटी कंसिस्टेंटली करते रहोगे, दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। इट जस्ट लाइक कि फाइनेंस में सेविंग का क्या हैबिट होता है, जब आप सेविंग करने लगते हो तभी वो हैबिट डेवलप होता है और तभी वो सेविंग्स बढ़ता जाता है। अगर आप किसी को बोलोगे सेविंग बढ़ा कैसे सकते हैं, पता नहीं कैसे बढ़ा सकते हैं, एक ही तरीका बढ़ाने का कि सेविंग कर करके ही बढ़ा सकते हैं। सेम वे कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, आप अगर टेबल टेनिस भी खेल रहे हो, कोई भी स्पोर्ट्स भी खेल रहे हो, बैडमिंटन भी खेल रहे हो, the only way to get better is to repeatedly do the same stuff. जॉइंट एंड बोन हेल्थ की अगर हम बात करें तो बिटवीन रनिंग, बिटवीन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फूड, किससे हम उसको हेल्दी रख सकते हैं? या सो प्रोटीन खाने से हमारी जॉइंट हेल्थ और बोन हेल्थ दोनों इंप्रूव होती है। मसल्स जब हमारे बनते हैं तो उससे दोनों चीज़ें इंप्रूव होती है। बट बॉडी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना भी इंपॉर्टेंट है। जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं तो उससे बॉडी को रेजिस्टेंस मिलता है, उससे मसल्स डेवलप होती है, जॉइंट्स बेटर होते हैं। अगेन वी आर डूइंग द रिपीटेटिव सेम स्टफ अगेन एंड अगेन। और रनिंग इंपॉर्टेंट है हमारी हार्ट हेल्थ के लिए।
क्योंकि हार्ट को भी तो सही रखना है, सिर्फ मसल्स बना के क्या करेंगे? अगर आपका रेस्टिंग हार्ट रेट ही अच्छा नहीं है, आपका VO2 मैक्स अच्छा नहीं है, तो फिर हार्ट हेल्थ ख़राब होने लगेगी इवेंचुअली। तो ये दोनों का मिक्स होना ज़रूरी है। So, strengthening, resistance training अपने यहाँ से use सेम चीज़ है या ओके। अब बात करते हैं गट हेल्थ स्लीप की। तो इस पे भी बिकॉज आई फील TFC Yeah. फॉर्म, तो उसमें क्वेश्चन रहता है कितने घंटे सो रहे हो, या हाउ आर यू फीलिंग, हाउ एनर्जेटिक यू फील ओवर द डे। तो इस पे इसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसको कैसे, क्यों इम्पोर्टेंस क्या है, और इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? यार स्लीप का जो एपिडेमिक है ना, वो अभी मतलब मुझे नहीं लगता कोई भी इनफ सो रहा है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। लोग तो बोलते 5 घंटे 6 घंटे बहुत होते हैं। अरे कुछ नहीं, वो हमारे फेवरेट मोदी जी ने आके बोल दिया था कि 4 घंटे ही सोता हूँ मैं, तो लोगों को लगा यार 4 घंटे में देखो, शाहरुख खान भी बोलता है, शाहरुख खान का बोलने का है कि 4 घंटे ही सो, मेहनत करो, दिन भर काम करते रहो। ये सब आई डोंट नो वो सोते भी होंगे असली में या इट जस्ट अ पेड PR, आई डोंट बिलीव इन दैट, बट एज पर द स्टडीज 7 to 8 hours ऑफ स्लीप इज़ रिक्वायर्ड बाय एवरीवन। चाहे आप कोई भी हो, आप कितने भी स्पेशल हो, आपकी बहुत अच्छी एनर्जी है, बट 4 से 5 घंटे की नींद तो सबको चाहिए। सो 4 से 5 घंटे की नींद से आपकी बॉडी रिकवर नहीं हो पाएगी, आपको मेंटल फटीग होने लगेगा, मेंटल फॉग होने लगेगा, और बॉडी में जब रिकवरी नहीं हो रही तो जॉइंट पेन होना, मसल ब्रेकडाउन होना, हार्मोनल प्रॉब्लम्स होना, ये बहुत कॉमन हो जाता है। बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज ऑफ द रील्स का जो कल्चर है आजकल, हमें ऐसा लगता है हम तो 10 साढ़े 10 बेड पे चले गए, बट प्रॉब्लम ये होती है कि वो 10 बजे जाने के बाद हम 2 घंटे सिर्फ रील ही स्क्रॉल कर रहे हैं, हम सो नहीं रहे उतना एक्चुअल टाइम के लिए, और सुबह हमें जल्दी उठना है ऑफिस के लिए, सबके लिए। तो मैं सबको एडवाइस करता हूँ यार, सोने से पहले या अपना सोने का टाइम इस हिसाब से एडजस्ट करो कि आप अच्छे से 7 to 8 hours ऑफ स्लीप में रहो, एक्चुअल स्लीप में, जो कोई कर नहीं रहा है। दूसरा, लोगों को लगता है कि दूसरे सप्लीमेंट्स लेने से स्लीप कॉम्पनसेट हो जाएगी, तो वर्ल्ड में ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं है जो आपकी स्लीप को कॉम्पनसेट कर सकता है। स्लीप के लिए तो आपको सोना ही पड़ेगा। गट हेल्थ की बात करें तो प्रीबायोटिक सजेस्ट करते हैं या बोलते हैं बहुत पानी, कितना पानी पीना चाहिए? देखो 3 से 4 लीटर ऑफ वाटर इज ठीक है। अगर आपका यूरिन का कलर ट्रांसपेरेंट आ रहा है व्हेन एवर यू गो फॉर द यूरिन, तो इट्स फाइन। आपको ज़्यादा ज़बरदस्ती पानी को ओवरलोड करने का भी नीड नहीं है। और सिर्फ पानी कैलकुलेट नहीं करना, हाइड्रेशन कैलकुलेट करना होता है कि अभी आपने बटर मिल्क पी लिया तो वो भी एक लिक्विड हो गया, आपने दूध पिया तो वो भी एक लिक्विड हो गया। तो ऐसे टोटल सब मिला के 3 से 4 लीटर इट्स गुड एनफ। गट हेल्थ का एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है मार्केट में। अगर आप रियल जो गट हेल्थ के साइंटिस्ट हैं उनसे आप बात करोगे ना, तो उनको भी आज तक नहीं पता गट हेल्थ काम कैसे करती है। वो खुद बोलते हैं कि हमें नहीं पता, बट हम आज भी डिस्कवर कर रहे हैं कि असली गट हेल्थ को फिक्स कैसे कर सकते हैं। कोई भी आपको ये बेच रहा है ना ये सप्लीमेंट, इसको लेने से गट हेल्थ ठीक हो जाएगा, आई डोंट नो, रैंडम बैक्टीरियाज बेच रहे हैं कि इससे बैक्टीरिया डेवलप हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा ये सब गट हेल्थ से। गट हेल्थ फिक्स करने का एक ही तरीका है। देखो ऑनेस्टली, आज ऑन अ पर्सनल लेवल मुझे डेयरी सूट नहीं करता, ठीक है। आपको भी ऐसा कुछ खाना होगा जो सूट नहीं करता होगा, जिसको खाने से सब ब्लोटिंग, मुझे ओट्स नहीं सूट करते बिल्कुल भी। ओट्स खाते ही मुझे सीवियर ब्लोटिंग हो जाती है। अब मैं ओट्स अवॉइड करूँगा डाइट में, और मैं डेयरी अवॉइड करूँगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी गट हेल्थ सही रहेगी, क्योंकि मैं ऐसा कुछ खा ही नहीं रहा जिससे मेरी गट हेल्थ पे अननेसेसरी लोड हो रहा है। बट अगर मैं खुद को फोर्स करूँगा कि यार मैं ओट्स भी खाऊंगा और ओट्स के अंदर दूध डाल के भी खाऊंगा, तो गट हेल्थ ख़राब होगी। फिर मैं दूसरे तरीके ढूंढ रहा हूँ इस गट हेल्थ को ठीक करने के, तो वो मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ चेक करो तुम्हारे खाने में क्या तुम्हें ग्लूटेन से प्रॉब्लम हो रही है, ओट से प्रॉब्लम हो रही है, डेयरी से प्रॉब्लम हो रही है। ये सब खाना हटा हटा के देखो एक एक बार, आपको समझ में आ जाएगा कि गट हेल्थ ये सब खाना एलिमिनेट करने से ठीक हो जाएगी। तो ये प्रीबायोटिक कुछ मैंने नहीं, आई नेवर एडवाइस वोस। थोड़ी स्पेसिफिक बात करते हैं, लाइक फॉर हम्म। एग्जांपल फिटनेस फॉर वुमेन या क्या है, कुछ मैं लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ तो ये देख रहे हैं। या विल टॉक स्पेसिफिकली अबाउट फ्यू थिंग्स लाइक फिटनेस फॉर वुमेन। तो वुमेन बोलते हैं कि हमें सेम लाइक हमें बॉडी नहीं बनानी है, हमें आदमियों की जैसे, राइट? सो इज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक वुमेन शुड डू फॉर द फिटनेस, और इज जस्ट सेम कि आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो? सेम है यार, फीमेल शुड लिफ्ट वेट। और सबसे ज़्यादा फीमेल्स डरती क्यों है वेट उठाने से? उनको लगता है बहुत हैवी हो जाएगा डंबल उठाना। मैं उनको बोलता हूँ अरे तुम जब ग्रॉसरी शॉपिंग करते हो तो 5 किलो का बैग तो तुम तब भी उठा रहे हो, तो 5 किलो का डंबल ही तो उठाना है स्टार्ट के लिए।
धीरे धीरे फिर बढ़ा लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो नोशन है कि हम ऐसे मैनली दिखने लगेंगे, मैस्कुलिन दिखने लगेंगे, अगेन दोज फीमेल्स जो आप देखते हो मैस्कुलिन दिख रही है, वो सब ड्रग्स लेके स्पोर्ट्स में पार्ट ले रहे हैं। अगर आप वेट्स उठाओगे तो ऐसे मैस्कुलिन दिखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। Hmm. Is there any relation between libido, hormonal health, strength training? कुछ है? Or like how do you know you're healthy? Like you know, or like do you feel good? यू फील गुड योर, आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करवाओगे तो यू विल सी द रिजल्ट्स इन कमिंग। जो लोग वेट्स उठाते हैं उनका बेटर रहता है हमेशा कंपेयर टू द सेडेंटरी पीपल जो कुछ भी एक्टिविटी नहीं करते। तो बट ऑब्वियस अगर आपका हार्मोनल हेल्थ अच्छा है तो योर लिपिडो विल बी गुड। उसका कुछ चेक करने का तरीका है? How do we check whether it's hormonal health? You just get a free total testosterone test done. You will get to see the results. So let's talk about again on your late 40s guys. Yeah. Again, they are let's say very overweight. कभी एक्सरसाइज नहीं किया है, कभी दौड़ा जाए, कभी कुछ नहीं किया, लेट्स से दे आर ओबीस ऑलमोस्ट, और वो अगर स्टार्ट करने से है तो व्हाट इज द वे? बिकॉज ना तो भाग पाएंगे ना लिफ्ट कर पाएंगे, टू कम आउट ऑफ दैट इनर्शिया इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट। यस यस यस। तो मैं उनको ये एडवाइस करता हूँ, सबसे पहले तो अपने खाने में आप अगर 3 रोटी खाते हो तो उसको 2 कर दो, अगर आप फुल प्लेट राइस खाते हो तो उसको हाफ प्लेट कर दो, बाकी आपका खाना सेम रहेगा। दूसरा, जंक्स हटा दो खाने में से, जितना भी ये नमकीन हो गया, भुजिया हो गया, रैंडम अचार पिकल हो गया, वो सब हटा दो। फ्राइड आइटम्स कुछ नहीं खाने और स्वीट्स बाय डिफ़ॉल्ट नहीं खाने। नाउ एक्टिविटी की बात आती है तो स्टार्ट वॉकिंग। वॉकिंग इज़ द ईजिएस्ट फ्री एक्टिविटी जो आप कहीं पे भी कभी भी कर सकते हो। वॉकिंग भी आपको एकदम से नहीं करना कि मैं बोल रहा हूँ वॉकिंग करनी है तो आप 10,000 स्टेप्स करने लग जाओगे। 10,000 बहुत हो जाता है ओबीस के लिए। एक ओबीस पर्सन अगर कोई है तो 10,000 स्टेप्स इजीली नहीं कर सकता। आप अपने फ़ोन में, सबके फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप काउंट होता रहता है। आप नहीं तो आप कोई भी ऐप डाल के देख सकते हो, उसमें देख लो आप बाय डिफ़ॉल्ट कितना स्टेप्स चलते हो। सपोज 2-3,000 है तो ट्राई फॉर 4,000 फर्स्ट वीक के लिए। सेकेंड वीक के लिए मेक इट 7,000, धीरे धीरे बढ़ाना चालू करो एंड टेक इट टू 10-15,000। वो बहुत अच्छी एक्टिविटी है। अगर आपको स्टेप्स करने का भी टाइम नहीं मिल रहा तो फिर आपकी जो मीटिंग कॉल्स है, ट्राई करो कि आप रूम में चलते चलते मीटिंग कॉल्स लो। यू कैन डू स्टैंडिंग वर्क। आजकल स्टैंडिंग डेस्क भी बहुत चल रही है। दिन भर बैठे रह के काम मत करो, ट्राई करो कि खड़े रहकर, लैपटॉप ऐसी जगह रख लिया जहाँ हम खड़े रहकर बात कर सकते हैं। उससे क्या होगा, थोड़ा सा बॉडी का जो नॉन एक्टिविटी तरीका होता है, जो बॉडी को आप फोर्स नहीं कर रहे एक्टिविटी के लिए बट बिहाइंड द सीन एक्टिविटीज़ चल रही है, वो इंक्रीज़ होगा तो आप कैलोरीज बर्न करना चालू करोगे। और आप बाय डिफ़ॉल्ट कम खा रहे हो तो बॉडी स्टोर्ड एनर्जी जो आपकी है बॉडी के अंदर फैट के फॉर्म में, वो यूज़ करना चालू करेगी एंड यू विल सी कि वेट लॉस हो रहा है धीरे धीरे, यू आर गेटिंग मोर एक्टिव। वेट लॉस का फर्स्ट साइन होगा कि आपकी बेल्ट लूज़ होती जाएगी। यू विल सी कि आपका फेस धीरे धीरे स्लिम हो रहा है, कपड़ों में चेंजेस आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हम बार बार स्केल पे चढ़ के ही देखें कि हमारा वेट कितना मूव हो रहा है, ये सब कुछ साइंस होते हैं जिससे भी हमें पता लगता है। एक फैक्टर है जो यू नो इट्स लाइक लेट्स से पीपल जनरेट इनफ मोटिवेशन, दे स्टार्ट दे लूज वेट, लेकिन फिर वापस आ जाता है वेजेंस के साथ वापस। या तो उसका क्या तरीका है? आई मीन हम लूज कर ले 10-15 वापस फास्ट 1 महीने में वापस आ जाएगा। देखो ये इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, वेलनेस इंडस्ट्री का। आप कोई भी रिपोर्ट उठा के पढ़ोगे, किसी भी जिम वाले से पूछ लो, किसी भी कोच से पूछ लो, 80% ऑफ द पीपल विल गेन वेट अगेन। इसका ब्रेक डाउन करने का तरीका ये होता है कि ये हमें उस स्टेज पे इसलिए नहीं जाना। इसके पीछे का रीज़न काफ़ी लोग ये इसलिए करते हैं कि एक तो उनका मोटिवेशन बहुत हाई होता है। सपोज मैं 2-4 एग्जांपल लेके चलता हूँ। एक एग्जांपल है, किसी ने सिर्फ शादी के लिए अपना वेट लॉस करा कि मेरे को बस स्टेज पे अच्छा दिखना है। जैसे ही शादी हुई उसका पूरा मोटिवेशन ड्रॉप हो गया कि अब तो शादी हो गई, स्टेज पे अच्छा दिख लिया, पिक्चर्स आ गए, अब आराम से इंजॉय करेंगे। और हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम खाने में इंजॉयमेंट ढूंढते हैं कि अच्छा खा के हमें लगता है हमने बहुत इन्जॉय करा। सेकंड ये होता है कि कुछ लोग गोल सेटिंग करते हैं कि मेरे को ये गोल करना है, जैसे मुझे न्यू ईयर्स तक कैसे भी करके अपना वेट 10 kg कम करना है। जैसे ही न्यू ईयर्स आया 10 kg कम हुआ, मैंने गोल अचीव कर लिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया, सबको बता दिया, तारीफ सुन ली लोगों से, अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट। तो धीरे धीरे वो मोटिवेशन ड्रॉप होने लगता है एंड यू गेट बैक टू द थिंग। थर्ड होता है कि आपकी जॉब चेंज हो गया, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, घर में बच्चा आ गया, शादी हो गई, कुछ भी हो गया, तो उससे वापस आप अपना रूटीन से ब्रेक हो जाते हो।
एक रीज़न और ये भी है कि लोग अपनी लाइफ में नया गोल नहीं ढूंढते हैं। जैसे मैंने पर्सनली क्या कर रखा है कि अगर मेरे पास कोई गोल नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि यार बोर हो रहा है, क्या करूँ मैं। तो लास्ट मंथ आई साइंड अप फॉर हायरॉक्स रेस, कि अब मेरे पास हायरॉक्स है, 1.5 महीने मुझे जम के ट्रेनिंग करनी है क्योंकि आई हैव टू प्ले हायरॉक्स। उसके बाद नाउ आई एम साइनिंग अप फॉर योद्धा रेसेस। फिर उसके बाद एक हायरॉक्स अप्रैल में है, तो अप्रैल तक आई एम सेट कि अप्रैल तक मुझे कोई नहीं हिला सकता अपनी रूटीन से। आई वोंट बी ईटिंग आउटसाइड माई डाइट, मैं कुछ भी मीठा नहीं खा रहा, कुछ भी जंक नहीं खा रहा। तो ऐसे में लोगों को एडवाइस करता हूँ, जैसे ही सिर्फ फिटनेस का ये मतलब नहीं कि तुम जिम कर रहे हो और वॉकिंग कर रहे हो, प्लीज़ टेक पार्ट इन एक्टिविटीज़। आपके सबके सिटीज़ में मैराथन्स होती है, आसपास मैराथन्स हो रही है, डिफरेंट टाइप ऑफ रेसेस हो रही है। इंडिया में तो आप बहुत कम्युनिटीज़ बन गई है, गो सर्च फॉर दोज कम्युनिटीज़, टेक पार्ट इन। तो आपको क्या होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक गोल मिलता जाएगा कि मुझे अभी ये करना है, मुझे अभी ये अचीव करना है, अभी ये अचीव करना है। तो वो आपको मूविंग रखेगा ऑल द टाइम। और जब एक गोल सेट हो जाता है तो फिर ये छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, इस खाने का टेस्ट पसंद नहीं आ रहा, इसमें शुगर नहीं है, मुझे अल्कोहल पीना है, मुझे स्मोक करना है, ये सब साइड में हो जाता है। आपका फोकस सिर्फ एक ही जगह रहता है। इसलिए गोल सेटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट गोल। So, so you're saying to keep finding new activity to Yeah. participate in. Yeah. But let's say people don't have time, busy professionals हैं, तो उनके लिए so what is like other than activities जो नहीं limited time के साथ Yeah. जो लोग हैं, how can they ensure that they stay fit, like consistent with it? मैं उनको भी ये एडवाइस करता हूँ, देखो अभी मैं 90 kg वाले पर्सन को बोलूँगा ना कि तुम्हें किसी स्पोर्ट्स में पार्ट लेना है, तो उसका वो माइंडसेट नहीं है। वो माइंडसेट उसका डेवलप होगा 70 kgs पे। जब वो अपने आप को इतना फिट देखेगा ना, तब उसको लगेगा यार अब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। तो मैं उनको ये बोलता हूँ, फर्स्ट आपका टारगेट होना यही चाहिए कि वेट ड्रॉप करना है। वेट ड्रॉप होने के बाद यू विल ऑटोमेटिकली सी कि यार मैं भाग भी सक रहा हूँ, अच्छा अब मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। और ओवर द वीकेंड तो एटलीस्ट ट्राई करो कि कोई ना कोई स्पोर्ट्स पिकअप करने का, मे बी टफ, आसपास के टफ में जाके क्रिकेट खेलने का, टेबल टेनिस खेलने का, बैडमिंटन खेलने का। काफ़ी सारी सोसाइटीज़ में आजकल कोर्ट रहते हैं। कोई नया स्पोर्ट्स पिक करने का, आप लॉन टेनिस सीख सकते हो, स्विमिंग सीख सकते हो। तो उससे एक थोड़ा सा वो बना रहेगा कि वी आर डूइंग समथिंग। तो एक क्वेश्चन मैं मेरे पर्टिकुलर के पॉडकास्ट पे भी पूछ रहा हूँ कि अल्टीमेटली आपने जितने भी चीज़ बताई इसको और ब्रेक कर सकते हैं कि ना इसको 120-30 क्वेश्चंस। सो इतनी सारी जो चीज़ें हैं, तो इट मेक सेंस टू हैव अ कोच in finance coach, just like that, you know, does it make sense to have a coach? उस पे एक second question ये है कि it's very expensive to have a coach, right? So yeah, does it make sense कि चलो आप ट्रेनिंग ले लो तो उस टाइम and then follow है क्या? What is on this you would say? देखो लोग आजकल ये बोलते, फाइनेंस में भी आपने सुना होगा, अब तो चैट जीपीटी आ गया, मुझे कोच की क्या नीड है। तो मैं लोगों को बोलता हूँ, देखो चैट जीपीटी से तो पहले 10 साल पहले से गूगल भी दे रहा था एडवाइस। मतलब आज अगर मैं 10 साल पहले गूगल पे टाइप करता मेक मी अ डाइट प्लान, गिव मी अ डाइट प्लान, तो बहुत सारी वेबसाइट्स आती थी, इमेजेस सेक्शन पे पूरे के पूरे वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान मिल जाते थे। लोग फिर भी नहीं करते। फाइनेंस में भी यू माइट हैव सीन, लोगों को पता है क्या करना है बट नहीं करते। कोच हम क्यों रखते हैं? अकाउंटेबिलिटी के लिए, कि कोई हम पे हर हफ्ते अगर मुझे कुछ किसी को रिपोर्ट करना पड़ता है ना, तो मैं ऑटोमेटिकली ट्रैक पे रहता हूँ। बीइंग अ कोच माई सेल्फ, बीइंग रनिंग अ फिटनेस कोचिंग कंपनी, मेरे पास भी आज 3 कोच है। एक मेरा बॉक्सिंग कोच सेपरेट है, एक हायरॉक्स कोच सेपरेट है, और एक मेरा डाइट जो देखता वाला है। फॉर द सेम रीज़न मुझे पूरी साइंस पता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितना कैलोरीज है। बट मेरे पास कोई अगर रिपोर्ट करने को नहीं होगा ना, तो मैं ऑफ ट्रैक हो जाता हूँ। फिर मुझे लगता है यार खा लो, कौन देख रहा है। कोच वहाँ पे काम आता है। बट कोचेस का कैसे, जैसे हमारी कंपनी में भी ऐसा ही है कि कोच स्टार्ट्स एट 6,000, गोज अप टू 2 लाख, 2.5 लाख। तो इट डिपेंड्स कि आपका वाइब किस कोच के साथ जा रहा है। तो इन पूरी इंडस्ट्री में यू विल सी कि कोच तो 1,000 रुपीज़ में भी है। 1,000 रुपीज़ वाला कोच कैसा होगा वो मुझे पता नहीं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो अच्छे कोचेज़ होते हैं वो धीरे धीरे अपना, क्योंकि इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री, तो वो अपना प्राइसिंग बढ़ाते रहते हैं। फाइनेंस में भी यू माइट हैव सीन द सेम। बट आई प्रेफर कि एक, अगर कोई बेसिक कोच भी आपके पास है तो एक रिपोर्टिंग वाला सिस्टम बना रहता है जिससे आप ट्रैक पे रहते हो। आप बोल रहे कि कोच बेसिकली अकाउंटेबिलिटी के लिए। हाँ देखो, कोच के पास जो नॉलेज है ना, वो तो नॉलेज पे मैं आजकल कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि सामने हमारे चैट जीपीटी बैठा है। मैं क्या नॉलेज को मैं क्या बोलूँगा, मेरे पास कोई हिडन सीक्रेट्स तो है नहीं, और हिडन सीक्रेट्स है तो वो एआई के पास ऑलरेडी है। एक जस्ट कि कोच
मुझे पता है क्या करना है, चैट जीपीटी मुझे बना के दे देगा पूरा डाइट प्लान, बट अब जीपीटी से जाके आपको जीपीटी आके बोलेगा नहीं ना, डांटेगा नहीं कि भाई क्या कर रहे हो तुम, क्यों कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स थी, उतना कॉन्वर्सेशन आप कर ही नहीं पाओगे उससे। तो वहाँ पे एक ह्यूमन टच इम्पॉर्टेंट है। There are certain things people keep saying. या I want you to comment on it. And he's saying कि यार मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ, मैं कुछ भी खा सकता हूँ। मैं तो एक्सरसाइज इसलिए करता हूँ ताकि मैं कुछ भी खा या सकता हूँ। सो आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, कितनी भी, अगर आप दिन के 7-8 घंटे भी कर रहे हो ना, तो भी यू कैनॉट आउट रन अ बैड डाइट। अगर आप ख़राब खा रहे हो, आपके सैचुरेटेड फैट्स का इंटेक बहुत ज़्यादा है, तो कोलेस्ट्रॉल ख़राब हो जाएगा, आप ये सब चीज़ें नहीं पचा सकते। लोग बोलते हैं लेबरर्स को देखो, फार्मर्स को देखो, वो कितने दिन मेहनत करते हो, कुछ भी खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फार्मर क्या कुछ भी खाता है, फार्मर्स के पास ऑप्शंस क्या है खाने के, लेबर को थोड़ी मिल रहा है ऐसा जंक फूड खाने के लिए, डेली अपनी रोटी सब्जी वही खाते हैं, बेसिक चीज़ है। तो ये गलत बात है कि मैं वर्कआउट करता हूँ इसलिए मैं कुछ भी खा सकता हूँ, उससे आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। वो उससे आप है ना वैसा उल्टा आपका फिजिक वैसा लगने लगेगा, वो बाउंसर्स का फिजिक कैसा दिखता है ना, पेट भी निकला हुआ है, बाइसेप्स भी बने हुए हैं, यू विल स्टार्ट लुकिंग लाइक दैट, जो आपको सेल्फ इमेज इश्यूज भी देगा, प्लस आपकी हेल्थ भी खराब ही होगी उससे। Also, I think we've covered a lot in terms of food, nutrition, diet, and movement. In general, if you want to give a mantra to people for having a good health, या क्या बोलना है आप? Like you want to summarize? हाँ, अगर मैं पॉइंट बाय पॉइंट चलता हूँ तो मैं बोलूँगा अपनी डाइट से, आपके घर में से नमकीन भुजिया रैंडम, अगर आप बहुत ज़्यादा पिकल खाते हो, चिप्स रखे, फ्रिज के अंदर आपके फ्रूट जूसेस रखे, अल्कोहल रखा है, ये सब हटा दो, आपका एनवायरनमेंट फिक्स हो जाएगा ना, तो आप बार बार उन चीज़ों की तरफ बोर, जैसे अब मैं कुछ काम कर रहा हूँ बोर हो रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है चिप्स पड़ा है तो चिप्स का पैकेट खा लिया, सुबह कुछ खाना है स्पाइसी खाने का मन हुआ तो नमकीन डाल ली, फिर स्पाइसी खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है, फिर मीठा खा लिया, आप इस सर्कल में फंस जाते हो। आप अपना एनवायरनमेंट फिक्स कर लोगे तो सब चीज़ें फिक्स हो जाएगी। अवॉइड जंक फूड, स्टार्ट एडिंग प्रोटीन फूड आइटम्स। कोई साइंस नहीं है, आप लोगों को लगता है कोई पॉडकास्ट पे आके आपको कोई नई चीज़ सिखा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी रिपीट द सेम थिंग, मैं हर पॉडकास्ट पे आके सेम ही चीज़ बोलता हूँ। आप गूगल करोगे, आप चैट जीपीटी से पूछोगे, वो आपको डाइट प्लान भी बना के दे देगा, बट फॉलो तो आपको ही करना है। तो उसको फॉलो करने का तरीका है कि धीरे धीरे प्रोटीन बढ़ाना चालू कर दो, एक्टिविटीज़ बढ़ा दो। अगर आप वॉक कर सकते हो तो रन करना चालू करो, रन कर सकते हो तो टेक पार्ट इन मैराथन्स एंड ऑल, स्पोर्ट्स खेलना चालू करो, हफ्ते में 2 से 3 दिन जिम जाना चालू करो, फुल बॉडी वर्कआउट्स करो, अच्छे हैवी वेट्स उठाओ। दैट्स अबाउट इट। हेल्थ बहुत सिंपल है, फिटनेस बहुत सिंपल है, लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेट कर रखा है अपने सप्लीमेंट्स बेचने के लिए, अपना साइंस बेचने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप कुछ लोग अभी दिखा रहे हैं कि इसमें इतनी बायोमैकेनिक्स होती है, आपको ऐसे स्पोर्ट्स खेलना पड़ता है, बट आप नहीं हो, मैं तो जनरल पॉपुलेशन का कोच हूँ, आपको तो सिर्फ वेट लॉस करना है, वो सब बहुत बात की चीज़ें हैं। सिंपल वेट लॉस करने के लिए आपको कोई भी हार्ड एंड फास्ट साइंस नहीं चाहिए। It's a very good session. So we'll wrap up this session with some set of, let's call it rapid fire or whatever, some set of questions that we have. Your favorite protein source? I prefer tofu and whey protein. If you have only 30 to 45 minutes, 5 exercise that you will suggest. I will do squats, I'll do lunges, I'll do quickly push-ups, pull-ups, and some of jump squats. Cheat meal? मेरे लिए पर्सनली चीट मील तो आई थिंक पानी पूरी। Okay. Deadlift for squats? आई वुड प्रेफर डेडलिफ्ट्स। Most overrated exercise? डेडलिफ्ट्स। या क्यों बोल रहे हैं डेडलिफ्ट? मतलब उसका कोई एडवांटेज नहीं है, मतलब डेडलिफ्ट करके आपको कुछ नया नहीं मिल रहा, वो बाकी दूसरे एक्सरसाइज से सेफली आप मसल्स को डेवलप कर सकते हो। One supplement worth paying for? Whey protein is the only supplement. Top 2-3 myths that you want to talk about that people have, and you say ये तो बेवकूफ़ी है एकदम। फैट खाने से फैट नहीं होगा, कार्ब्स बंद करने से फैट लॉस नहीं होगा, और प्रोटीन पाउडर लेने से किडनी खराब नहीं होगी। Thanks Chirag, thanks for your time. It was nice talking to you. Thanks.